नमस्कार। बादब के साथ मैं अरुण अस्थाना। आज हम बात करेंगे चीन की, जो लगातार हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस मसले पर, जो भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव बना हुआ है, उस पर संसद में बयान भी दिया। और जो बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के दोनों देशों के दावे और नज़रिए अलग अलग हैं, इसीलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और हालांकि अरसे से ये LAC पर ऐसे ही स्थिति बनी हुई है, लेकिन यथा स्थिति बरकरार रखने में अब चीन जो है वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। वो इसे अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से बदलना चाह रहा है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में कुछ और दूसरी घटनाएं हुई जो चीन को लेकर ही हैं और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब को लेकर के हम आज बाअदब में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीन ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में अपनी एक दादागिरी कायम कर ली है और क्यों भारत को, हमको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि अब आक्रामक मुद्रा में आ जाना बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि चीन अब ये क्यों कर रहा है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग किस तरह से तय की गई होगी, इसके पीछे क्या था, क्यों 1962 से पेंडिंग एक सीमा विवाद जो है, जिस पर हमने एक LAC मान लिया था, दोनों देशों ने जैसे तैसे भी माना था, एक यथास्थिति मान ली थी। उसके बाद 2 बार समझौते भी हुए इस बारे में कि हम लोग इसको किस तरह से सुलझाएंगे, और इसको जब तक सुलझाएंगे नहीं तब तक यथास्थिति बरकरार रखेंगे। इसके बावजूद क्यों अब अचानक चीन ने हवा देना शुरू कर दिया है इस मसले को एक बार फिर से? क्या कहता है चीन का ये रुख? तो इस पर बात करने से पहले अब जो 2 खुलासे जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, 2 वाक़ये, 2 घटनाएं, उनकी बात भी करना चाहूँगा। पहला कि एक चीन की बहुत बड़ी वैज्ञानिक हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में काम करती थी। उनका नाम है ली मेंग यंग, डॉक्टर ली मेंग यान। तो वो जो है, उन्होंने अब अमेरिका में शरण ली है, चीन से भाग निकली वो, क्योंकि उन्होंने पीछे अपनी एक शोध में, अपनी एक जांच में ये पाया कि कोविड-19 फैलाने वाला जो कोरोना वायरस है वो प्राकृतिक नहीं है, अपने आप नहीं जन्मा है। ये चाइना मिलिट्री इंस्टीट्यूट की देन है। और उसके बाद जैसा होता है चीन में कि उनको धमकियां मिली और उनको कहा गया कि चुप रहो, नहीं तो मारी जाओगी, वरना तुम्हारा नाम गायब लोगों में शुमार हो जाएगा। तो वो अपने पति को वह चीन में छोड़ करके, जो उनके साथ आने को तैयार नहीं थे, अप्रैल में अमेरिका पहुंच गई। दूसरी बड़ी खबर, चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी से सीधी जुड़ी हुई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया भर के बड़े बड़े और जो शक्तिशाली रसूखदार लोग हैं, या कहीं ना कहीं से महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण हैं या लोकप्रिय हैं, उनकी निगरानी कर रही है। और उसके निशाने पर भारत में हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम सारे मंत्री, कई सारे मुख्यमंत्री और बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी शामिल हैं, सेना के बड़े अफसर शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई जज शामिल हैं, बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, पत्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, इसरो और DRDO के बड़े साइंटिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। तो मतलब ये कि हर तरह के लोगों को उसने अपनी निगरानी में रखा हुआ है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये दुनिया भर में वो कर रहा है, लेकिन इंडिया पर उसकी ख़ास नज़र है इस समय। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दुनिया के कुछ दूसरे मीडिया संगठनों के साथ मिलकर कई महीनों तक पड़ताल की और तब जाकर उसने इस कंपनी का, जिसका नाम है ज़ेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी, उसका जो है ये जो कारनामा था उसका पर्दाफाश किया। और इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे संगठनों की ये पड़ताल बताती है कि ये कंपनी बहुत सारे लोगों का डेटा जो है वो रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर रही थी अपने डेटाबेस में लगातार, और लगातार उसको प्रोसेस कर रही थी। इसके अलावा ये कंपनी सिर्फ इन लोगों पे ही नज़र नहीं रखे हुए है, इनके परिवार के और आसपास के लोगों पर भी लगातार नज़र रखे हुए है। और कंपनी ने इसे नाम दिया है ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस का। तो
तो चीन के ये कारनामे चौंकाने वाले ही नहीं, दुनिया भर को और ख़ास तौर पर भारत को खबरदार करने वाले भी हैं। असल में चीन अब दुनिया पर राज करने की फिराक में है। उसको ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है और इसके लिए उसने पहले सॉफ्ट पावर का रास्ता अपनाया। पिछले करीब 30 सालों से उसने एक तरफ तो दुनिया भर के जो बड़े छोटे बाजार थे उस पर कब्जे किए, उसके बाद उसने बड़े बड़े देशों में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी या वहाँ की नेशनल कंपनीज थी उन पर कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें बड़े निवेश किए, उसमें हिस्सेदारी बनाई, बहुत सारी कंपनीज को ख़रीद भी लिया और बहुत सारे जो छोटे देश थे, जो गरीब देश थे, उस पर भी कब्जा करने की चीन ने एक रणनीति बनाई। उसने वहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वहाँ की सरकारों को बहुत पैसा दिया और इतना काम किया कि वो देश जो है पूरी तरह से अब चीन की गिरफ्त में आ गए हैं। अमेरिका से तो वो आर पार की ट्रेड वॉर लड़ ही रहा है और उसकी तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अफ्रीका के देशों की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सरकारें बनाने में चीन का हाथ होता है, जहाँ पर पॉलिसीज़ बनाने में चीन की मंशा सामने रखी जाती है, चीन की बात सामने रखी जाती है। तो एक तरह से ख़रीद लिया है बहुत सारे देशों को चीन ने। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, लगभग ख़रीद ही चुका है चीन उसको और अब वो नेपाल में भी यही कर रहा है। ये उसकी एक रणनीति है जो हमको सावधान करती है। आप देखिए, ईरान में भारत ने चबाहार प्रोजेक्ट शुरू किया था जहां पर वो बंदरगाह से लेकर के और एक ऐसा रूट बनाना चाह रहा था जिससे अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में उसकी पहुंच आसान हो जाए। लेकिन हाल में क्या हुआ है कि चबाहार और उसके एक्सटेंशन के जितने प्रोजेक्ट्स थे उस पर चीन काबिज हो गया है। भारत के पास में शायद ही अब वहाँ कुछ करने को बचा है। तो चीन से भारत की लगभग आमने सामने के कई मोर्चे खुले हुए हैं, कई फ्रंट खुले हुए हैं। इन सब के बीच भारत के साथ उसने सीमा पर आए दिन नए टकराव का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और ये सारा कुछ अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो बहुत कुछ बताता है। भारत उसका अकेला ऐसा पड़ोसी है जिससे उसकी सीमाएं मिलती हैं, लेकिन रिश्ते जो है वो यारी से ज़्यादा दुश्मनी के हैं। सीमा विवाद के बहाने वो एक तरफ भारत को जो है वो सामरिक क्षेत्र में उलझाए रखना चाहता है ताकि आर्थिक मोर्चे पर सरकार का ध्यान बटा रहे, इसीलिए वो भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश में है और ये बहुत बड़ी वजह है भारत को सावधान रहने की। भारत को अपनी कूटनीति को थोड़ा सा धार देनी होगी। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन बांग्लादेश को, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, नेपाल को, इन सबको, नेपाल को भी उसे चीन के पाले में जाने से रोकने की हर संभव कोशिश अब करनी चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उनके साथ जो रिश्ते बने हैं वो कायम रहें और वहाँ से, उनके सहयोग से, उनकी ज़मीन से भारत के खिलाफ कुछ ना होने पाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन को पता है कि यूरोप तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक उसके हित पर सीधा हमला नहीं होता या फिर अमेरिका साथ नहीं आता, अमेरिका नहीं खड़ा होता। अमेरिका यूरोपीय देशों से नहीं कहता कि आप साहब खड़े होइए चीन के खिलाफ। और अमेरिका तब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाएगा जब तक उसके प्रशासन में जो है विदेश और व्यापार नीति पर कोई साफ समझ नहीं बनती है, और जो बहुत मुश्किल है अभी ट्रंप के रहते हुए और कम से कम प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने तक। रूस के साथ देखिए तो चीन का थोड़ा बहुत झंझट चलता रहता है, पर अमेरिका और चीन का जो इस समय रिश्ता है उसको देखते हुए रूस भी अब किसी खास भूमिका में सामने आएगा, इसमें बहुत बड़ा शक है। और इन सब का अंदाज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को है, अच्छे से है। पिछले 3-4 साल से वो अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए थे, ख़ास तौर पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। जब से अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से उसने, चीन ने अपने रंग दिखाने कुछ ज़्यादा शुरू किए थे और ये जो कोविड-19 कोरोना का जो उस पर आरोप लग रहा है ये उसकी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। असल में विशेषज्ञ जो चीन को जानते हैं उनका कहना है कि चीन इसके ज़रिए, अगर चीन ने ऐसा किया है तो इसके ज़रिए वो एक झटके में दुनिया का शहंशाह बनने का सपना देख रहा था। दुनिया भर की इकॉनमी को तगड़ा झटका देना चाहता था वो, ताकि एक झटके में वो सबसे ऊपर आकर बैठ जाए।
और ये किसी हद तक हो भी गया है। अब देखिए, कोरोना के 8 से 9 महीने हुए हैं अभी, और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ चुका है। सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं, जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी, बड़े देश थे, सब जगह माइनस में चली गई है। वो देश जहाँ पर जो वहाँ का नेतृत्व था, जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने कुछ किया, कुछ फौरी उपाय किए, कुछ दिमाग से सोचा, कुछ सब लोगों को उन्होंने विशेषज्ञों से बुला के बात की और कुछ किया, तो जो है वहाँ पर थोड़ा कम नुकसान हुआ। पर जहाँ कुछ ख़ास नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा मंथन नहीं हुआ, जल्दबाजी में कदम उठाए गए, हमारे देश जैसे देशों में जहाँ पर इकॉनमी पहले से गिर रही थी, तो वहाँ तो बिल्कुल गर्त में पहुँच गई, -24% पर। इन सब के बीच बस चीन की इकॉनमी पॉजिटिव रही, ज़्यादा नहीं, 3%, लेकिन कहाँ -24, -10, -8 और कहाँ +3। क्या आपको लगता है कि जहाँ भी इकॉनमी में डबल डिजिट की गिरावट आई है, 2 अंकों में गिरावट आई है, वहाँ पर अगले 2, 3, 4 साल ऐसे होंगे कि ये देश वापस उसी जगह आ जाएंगे जहाँ पर फरवरी मार्च में थे 2020 में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ भारत में तो बहुत सारे अर्थशास्त्री ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमको वापस यहाँ के आसपास, जहाँ हम फरवरी या मार्च में थे, उसके आसपास आने में कम से कम 4 साल लग सकते हैं। तो सोचिए, इन 2 साल में, 4 साल में चाइना जो अभी प्लस में है, वो कहाँ पहुँच जाएगा? हम सब गड्ढे से, गर्त से, खाई से निकल करके धीरे धीरे बाहर आएंगे, और चाइना तब तक कहाँ पहुँच चुका होगा। तो ये चाइना का एक बहुत बड़ा खेल है। एक तरफ उसने दुनिया को एक आर्थिक चोट देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ उसने बहुत सारे सामरिक फ्रंट भी खोल रखे हैं, जहां पर भारत के साथ तो जो आपको सबको मालूम है हो ही रहा है लद्दाख में। इसके अलावा जापान के साथ भी उसके बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, फिलीपींस के साथ चल रहे हैं, वियतनाम के साथ चल रहे हैं, और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसके इस तरह के विवाद चल रहे हैं। ताइवान को छोड़ दीजिए। लेकिन भारत के साथ जो उसने लद्दाख में टकराव लिया, उसके ज़रिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो बहुत ताकतवर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और लद्दाख में उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घरेलू फ्रंट पर इनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। न्यूज़वीक मैगज़ीन के जो अभी ताज़ा अंक आया है, उसमें जो है चीन मामलों के जानकार हैं गॉर्डन चैंग, वो लिखते हैं कि गलवान में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन चीन के भी कम लोग नहीं मारे गए। उनका मानना है कि वहाँ कम से कम 43 और ज़्यादा से ज़्यादा या 60 के आसपास तक सैनिक मारे जा चुके हैं चीन के। तो इस हार के बाद घरेलू फ्रंट पर शी जिनपिंग की मुसीबत थोड़ी बढ़ गई है। किसी को भी धमका देने वाली उनकी जो छवि थी कि किसी को भी डरा धमका कर चीन जो है वो अपने कब्जे में कर सकता है या दबा सकता है, उस छवि को धक्का पहुंचा है। इसीलिए चीन के निशाने पर अब भारत सबसे ऊपर आ गया है। अपनी और चीन की दमदार छवि बनाए रखने के लिए चीन के राष्ट्रपति, चीन की सरकार जो है वो दूसरे और ज़्यादा तगड़े टकराव पर उतारू हो सकते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल रिव्यू एक बहुत भरोसेमंद नाम है, और उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं केविन रूड, उनका एक इंटरव्यू हुआ है अभी हाल में ही। वो कहते हैं कि आज से ज़्यादा दमदार चीन अब से पहले कभी नहीं दिखाई दिया। केविन रूड भी चीन के मामले में बड़े भारी जानकार माने जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो चीन में भी कूटनीतिक के तौर पर काम कर चुके हैं, एक डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि चीन को इतना दमदार बनाने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। तो जिनपिंग अपनी सत्ता पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा। चीन के इस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी प्लान को
फेल करना बहुत आसान नहीं है, और इसीलिए सबसे बड़ा ख़तरा मैं कहता हूँ कि हमको, भारत को है। ऐसे में हमें पहल करके विश्व समुदाय को एक साथ लाना चाहिए, साथ खड़ा करना चाहिए, और चीन को एक संदेश देना चाहिए कि हाँ, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश, बहुत सारे लोकतांत्रिक देश एक साथ लामबंद हो गए हैं। हमें एक बड़ी कूटनीतिक पहल करनी ही होगी, और सामरिक मोर्चे पर जो हमारा युद्ध का मोर्चा है, जो हमारी युद्ध की तैयारी है, अपने सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत करना होगा। अभी जो कुछ भी हुआ है वो इतना नहीं है कि हम अपनी पीठ थपथपा सके। नमस्कार।